सो हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्लानिंग इन इंडिया। अब उस चैप्टर का हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे, है ना। हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट इस चैप्टर का कर लिया था। बहुत सारा कंटेंट हम लोग आगे प्लान प्रपोजल्स, है ना। इवन बिफोर द ऑफिशियल बिगनिंग ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, सेवरल प्लान प्रपोजल्स वर पुट फोर्थ बाय इंडिविजुअल ग्रुप्स, वन ऑफ इट, है ना। तो प्लानिंग जब इंडिया में स्टार्ट भी नहीं हुई थी, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, आज़ादी के पहले, तो बहुत सारे प्लान प्रपोजल्स रखे गए थे। The Congress plan proposed by the National Planning Committee became the base for India's planning. हाँ, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी करके कोई कमेटी थी, उसको हम लोग कांग्रेस प्लान बनाया था उसने, है ना। उसने वो क्या बना था, इंडिया की प्लानिंग की बेस बना था, बेस फॉर इंडियाज प्लानिंग। अ ब्रीफ हाईलाइट ऑफ these proposals आर गिवन बिलो। विश्वेश्वरैया प्लान, है ना। ये विश्वेश्वरैया प्लान आया था कब? 1934 बाय एम विश्वेश्वरैया, एक्स दीवान ऑफ मैसूर। मैसूर के एक्स दीवान थे, है ना, एम विश्वेश्वरैया। उन्होंने दिया था विश्वेश्वरैया प्लान। FICCI प्रपोजल 1934 बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। इन्होंने दिया था FICCI प्रपोजल। कांग्रेस प्लान 1938 में आया था बाय नेशनल प्लानिंग कमेटी। फाइनल रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1949। बॉम्बे प्लान 1944 by 8 Indian capitalists. Gandhian Plan 1944 by Gandhian economist श्रीमन नारायण अग्रवाल, है ना। ठीक है। पीपल्स प्लान 1945 by रेडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर M.N. रॉय, है ना। पीपल्स प्लान रेडिकल ह्यूमनिस्ट लीडर M.N. रॉय ने दिया था। सर्वोदय प्लान 1950 by सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण, है ना। सर्वोदय प्लान आया था कब? 90s, जयप्रकाश नारायण, एक बहुत फेमस लीडर थे ये, है ना। गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो करते थे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने दिया था सर्वोदय प्लान, ठीक है। उन्होंने दिया था सर्वोदय प्लान। इसके अलावा एरिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स 1940s of experts committee set up by the colonial government. गडगिल रिपोर्ट ऑन रूरल क्रेडिट, खैरेघाट रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, है ना। तो एरिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी आई थी, है ना। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ कमिटीज बनाई थी, है ना। खारेघाट रिपोर्ट ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, Krishnamachari report on agricultural prices, Saraya report on cooperatives, and series of reports on irrigation. Niti as vehicle of good governance. As government visualizes Niti as vehicle of good governance, the critical requirement of good governance has been emphasized by quoting from Chanakya, है ना। तो नीति क्या विजुअलाइज करती है? नीति आयोग का विजन क्या है कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए। गुड गवर्नेंस, ठीक है। The critical requirement of good governance has been emphasized by quoting from Chanakya. Good governance is a root of nation's wealth, comfort and happiness. तो चाणक्य ने क्या कहा था कि गुड गवर्नेंस क्या है? एक जड़ है किसकी? नेशन की वेल्थ की, है ना। नेशन में जो पैसा है उसकी, कंफर्ट की और हैप्पीनेस की। Not only the word governance but all established traits of good governance are mentioned across the structure, ना। तो सिर्फ गुड गवर्नेंस उस वर्ड नहीं यूज किया उसने, ठीक है। और दूसरे भी स्टेब्लिश्ड ट्रेड्स थे गुड गवर्नेंस के, वो सब नीति आयोग में मेंशन्ड है, ठीक है। वो सारे क्या है, नीति आयोग में मेंशन्ड है। Functions and guiding principles of think tanks in the following ways. In the foundations, the Niti Aayog is built on a collaborative platform facilitating implementation. तो नीति आयोग क्या है? कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो नीति आयोग क्या है कि कोलैबोरेटिव, किसके फाउंडेशन में बना है, हम लोग पढ़ चुके हैं चीज कि नीति आयोग क्या है, बिल्ट ऑन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग इम्प्लीमेंटेशन, है ना। कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे से कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके काम करते हैं। इन द गाइडिंग प्रिंसिपल्स पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, गवर्नेंस एंड अंत्योदय, है ना। गाइडिंग प्रिंसिपल्स में क्या है नीति आयोग के? पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन, गवर्नेंस एंड अंत्योदय। इन स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में क्या है? गवर्निंग काउंसिल, GC एज अ टूल ऑफ टू प्रमोट पार्टिसिपेटरी फेडरेशन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में क्या लिखा है कि जो GC है, गवर्निंग काउंसिल है, वो
पार्टिसिपेटरी फेडरेशन को प्रमोट करने की कोशिश मतलब करती है, ठीक है। इसके अलावा इन इट्स फंक्शंस कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टेट एट सेंटर, है ना। फंक्शंस क्या करती है, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करके चलना है हमको, कॉम्पिटिटिव मतलब कंपटीशन की तरफ, एक पॉजिटिव कंपटीशन, फ्रूटफुल कंपटीशन हम लोग डेवलप करेंगे सेंट्रल स्टेट में। बेस्ट फ्रेंड ऑफ स्टेट्स एट सेंटर, है ना। स्टेट्स स्टेट्स का सेंटर क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हार्मोनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग रहेगी और आपसी सद्भावना से सब मिलकर काम करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इंटरनल कंसल्टेंसी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा, इंटरनल कंसल्टेंसी होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग, M&E आर इफेक्टिव इम्प्रूविंग गवर्नेंस। और हम लोग यहाँ पर NDC वर्सेस GC, है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वर्सेस गवर्निंग काउंसिल, इन दोनों में हम लोग फर्क देखेंगे। The National Development Council and the Governing Council look similar, however there are subtle differences between them. तो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल और गवर्निंग काउंसिल क्या दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, however there are subtle differences between them. however क्या है वहाँ पर, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। both are aimed at decentralized planning, है ना। दोनों का एम क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को प्रमोट करना बाय इंक्लूडिंग स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। व्हाइल एनडीसी वाज अ सेपरेट बॉडी फ्रॉम पीसी, द जीसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीति, है ना। तो नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल क्या था, सेपरेट बॉडी थी, ठीक है, किसके अंदर, प्लानिंग कमीशन के अंदर। जीसी क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीति, है ना। जीसी क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीति। while disseminating voices inside NDC did not stop new plans from getting launched. At the GC, this voice reached decisions through majority view, fostering cooperative and competitive federalism, है ना, ठीक है। तो एनडीसी क्या बोल रहा है कि, है ना, ठीक है ना, कि एनडीसी में क्या होता था कि एनडीसी के एनडीसी में बहुत सारी वॉइस, देखो एनडीसी में क्या होता था कि स्टेट के सीएम्स वगैरह और स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स एनडीसी में रहते थे। तो एनडीसी में स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स रहते थे और वो कितनी बार गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते थे, गवर्नमेंट का विरोध करते थे। पर उसके बाद भी क्या होता था, प्लानिंग कमीशन क्या करता था, है ना, प्लानिंग कमीशन क्या करता था, प्रपोजल्स पास कर देता था, न्यू प्लान बना देता था। वही चीज़ यहाँ लिखी है कि while dissenting voices inside NDC did not stop new plans from getting launched, है ना। डिसेंटिंग NDC के जो डिसेंटिंग वॉइसेस है वो न्यू प्लान्स को लॉन्च होने से नहीं रोक रहे थे। 2 मिनट। हेलो, हाँ हाँ, काय का बाकी था। हाँ तो 19,000 बाकी थे। हाँ, 19,000 के ज्यादा थे तो 10,000 ही देके आ रहे हैं, मेरे पास 10,000 ही थे। हाँ हाँ। हम्म। हेलो हेलो, हाँ, तो जो एनडीसी है वो सेपरेट बॉडी थी पीसी से, है ना। जीसी इंटीग्रल पार्ट है एनटी का। वाइल डिसेंटिंग वॉइस, है ना। अब देखो एनडीसी के अंदर कुछ भी अगर गवर्नमेंट से स्टेट्स वगैरह एग्री ना भी करे तब भी न्यू प्लान्स बनते थे। पर जीसी में ऐसा नहीं है, गवर्निंग काउंसिल में नहीं है ऐसा। गवर्निंग काउंसिल में क्या है कि अगर, है ना, these voices reached a decision through majority view, fostering cooperative and competitive federalism। एक तरीके से एनडीसी में क्या था, थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप की स्ट्रक्चर था। एनडीसी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे होता था, मतलब 2015 के पहले होता था। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर एनडीसी में क्या होता था कि एनडीसी में
है ना। एनडीसी कुछ वॉइस वोट करे भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मन रहता था तो सुनती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मन नहीं रहता था तो नहीं सुनती थी। पर एनडीसी में ऐसा नहीं है और जीसी में ऐसा नहीं है। जीसी में क्या होता है, वॉइस वोटिंग होती है। क्या होती है? वॉइस वोटिंग होती है ना। वॉइसेस रीच डिसीजन थ्रू मेजोरिटी व्यू, है ना। वॉइस वोटिंग होती है, वॉइस वोटिंग होती है। और जब वॉइस वोटिंग होने के बाद सेंट्रल वॉइस वोटिंग होने के बाद ही क्या होता था, कोई डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फोस्टरिंग कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो इससे क्या होता है, कोऑपरेटिव मतलब कॉपरेशन से काम हो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप है कि बस जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहा वो हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। ठीक है। While PC was able to function well without NDC, with GC the case in quite different. The whole purpose of Niti will get lost if the developmental policies are not discussed at the GC, है ना। तो पीसी क्या था, प्लानिंग कमीशन क्या है, एनडीसी के बिना भी जो चीज मैंने पहले बता दी कि प्लानिंग कमीशन क्या है, एनडीसी के बिना भी काम कर लेता था। प्लानिंग कमीशन जो है वो एनडीसी के बिना भी काम कर लेता था, है ना। बाकी जीसी में क्या होता है, जीसी में केस जो है क्वाइट डिफरेंट है। द होल पर्पस ऑफ नीति विल गेट लॉस्ट इफ द डेवलपमेंट पॉलिसीज आर नॉट डिस्कस्ड एट द जीसी, है ना। सारा जो पर्पस है नीति का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि नीति जो है वो जीसी के बिना नहीं चल सकती, गवर्निंग काउंसिल के बिना नहीं चल सकती है। ठीक है। प्लान्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम लोग प्लानिंग कमीशन के प्लान्स डिस्कस करें। द फॉलोइंग प्लान्स इवॉल्व्ड अंडर द प्लानिंग कमीशन पीसी सेंट्रल प्लान्स ओवर द टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च 3 सेंट्रल प्लान्स नेमली। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, अ टोटल नंबर ऑफ 12 प्लान्स हैव बीन लॉन्च्ड। कितने प्लान्स लॉन्च हुए टोटल, 12 प्लान्स लॉन्च हुए। फर्स्ट प्लान 1951 से 56, सेकंड प्लान 56 से 61, थर्ड प्लान 61 से 66। ठीक है। फोर्थ प्लान 69 से 74, फिफ्थ प्लान 74 से 79, सिक्स्थ प्लान 80 से 85, सेवंथ प्लान 85 से 90, एट्थ प्लान 92 से 97, नाइन्थ प्लान 97 से 2002, टेंथ प्लान 2002 से 7, इलेवेंथ प्लान 2007 से 12 और ट्वेल्थ प्लान 2012 से 17। 2015 में जो है प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया था और उसकी जगह पर आ गया था नीति आयोग। The screen displays a detailed page about Indian economic schemes, specifically the 20-point program and MP LADS, है ना। ठीक है, 20-point program launched in 1975, है ना। 20-point program के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Launched in 1975, this aimed at improve the quality of life for the total population, particularly those living below the poverty line. तो 1975 में लॉन्च हुआ था क्या, 20-point प्रोग्राम। इसमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हम लोगों को, गवर्नमेंट का मेन एम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हम लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है। ओरिजिनल स्कोप, इट इनिशियली इंक्लूडेड 119 आइटम्स ग्रुप्ड इनटू 20 पॉइंट्स, है ना। तो ओरिजिनली क्या था, इसके अंदर में 119 आइटम्स थे जिसको हम लोग 20 पॉइंट्स में हम लोगों ने ग्रुप करके रखा था। रीस्ट्रक्चरिंग, द प्रोग्राम हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इस प्रोग्राम को क्या कर दिया, रीस्ट्रक्चर कर दिया गवर्नमेंट ने। कब, 1982 में, 1986 में और 2006 में। कॉमनली नॉन एज टीटीपी 2006, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, टीटीपी 2006। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, इट वाज द फर्स्ट सेंट्रल प्लान विद अ डायरेक्ट अटैक ऑन द रूरल पॉवर्टी, है ना। ठीक है ना। तो ये पहला इंडिया का सेंट्रल प्लान था जिसका ना क्या था, डायरेक्ट अटैक था रूरल पॉवर्टी, मतलब रूरल पॉवर्टी को डायरेक्ट हटाने के मूड में आ गई थी गवर्नमेंट, कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट। द फिफ्थ प्लान स्लोगन, गरीबी हटाओ। फिफ्थ प्लान का स्लोगन क्या था, गरीबी हटाओ। ठीक है। हेलो। फिफ्थ प्लान स्लोगन, द फिफ्थ प्लान स्लोगन गरीबी हटाओ। द फिफ्थ प्लान स्लोगन गरीबी हटाओ इज बिलीव टू बी रूटेड इन टीपीपी। तो फिफ्थ प्लान स्लोगन था गरीबी हटाओ, इरेडिकेट पॉवर्टी इज बिलीव टू बी रूटेड इन टीपीपी, है ना। ठीक है।
तो 20 पॉइंट प्रोग्राम में गरीबी हटाओ इंक्लूडेड था। मॉनिटरिंग, historically monitored by Department of Statistics, it is now overseen by the Ministry of Statistics and Program Implementation (MSPI) in 2015, advised the Prime Minister Office, है ना। तो हिस्टोरिकली ये इसको कौन मॉनिटर करता था? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मॉनिटर करता था। इट इज़ नाउ, अब आज कौन इसको ओवरसीन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI in 2015 advised the Prime Minister Office to wrap it up as it is outlived its utility. It was restructured by the government on the advice of interministerial to the change priorities, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको देखता था। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 2015 में क्या है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एडवाइस किया क्या कि इसको अब बंद कर दो क्योंकि इसकी यूटिलिटी क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है, इट हैज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। और उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 20 पॉइंट प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर कर दिया, इसकी प्रायोरिटीज थोड़ी सी चेंज कर दी, है ना। सेकंड स्कीम क्या हो जाएगी, है ना, MPLADS, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, है ना। कब लॉन्च हुई थी, है ना। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना था कि हर एरिया के लोकल डेवलपमेंट के लिए हर विधायक और सांसद को क्या मिलता है, बहुत सारा पैसा मिलता है, ठीक है ना। बहुत सारा पैसा मिलता है काहे के लिए, लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर उसी को हम लोग MPLADS बोलते हैं। The scheme allows MPs to recommend development projects in their constituencies to create durable community assets, है ना। तो एमपी को क्या रिकमेंड करता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा मिलता है अपने एरियाज में, है ना, टू क्रिएट ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट्स, है ना, ड्यूरेबल कम्युनिटी असेट्स क्रिएट करने के लिए। इंडिया लॉन्च्ड 1993 स्टार्टेड विद अ टोकन फंड ऑफ 5 लाख। इनिशियल लॉन्च 1993 स्टार्टेड विद अ टोकन फंड ऑफ 5 लाख पर एमपी, है ना। कब स्टार्ट हुआ था? 1993 में। टोकन फंड क्या था? 5 लाख पर एमपी। फंडिंग टाइमलाइन, है ना। अब क्या हुआ, इसके फंड को इंक्रीज करते गए। 1994 आते आते कितना, 1 करोड़ कर दिया। 1998 आते आते 2 करोड़ कर दिया। 2011 आते आते कितना हो गया, 5 करोड़। जब से क्या है, 5 करोड़ पे है, मतलब हर सांसद को कितने मिलते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं। पेंडेमिक एडजस्टमेंट, द फंड वाज रिड्यूस टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द कोविड-19, है ना। कोविड-19 के टाइम इस फंड को कितना कर दिया था, 2 करोड़ कर दिया था। द स्कीम इज गवर्न बाय रिवाइज्ड गाइडलाइंस 2023, है ना। इस स्कीम को क्या, है ना, रिवाइज गाइडलाइंस 2023 में इसकी रिवाइज 2023 में इसकी रिवाइज गाइडलाइंस आई थी MOSPI ने, उसके हिसाब से अभी ये चल रही है ये स्कीम, ठीक है, नई गाइडलाइंस के हिसाब से। अब MPLADS के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? To enable MPs to recommend work of the development nature with an emphasis on the creation of durable community assets based on local felt needs which will accessible to all sections of the society, है ना। तो अब एक सांसद जिसको अपने एरिया के बारे में पता है कि उसके एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो उस एरिया के डेवलपमेंट के ऊपर इस पैसे को खर्च कर सकता है। और ये पैसा सारे सोसाइटी के सारे सेक्शंस के लिए एक्सेसिबल है, मतलब किस कहीं पर भी खर्च कर सकता है। फिक्स नहीं है कि एक सेक्शन के लिए खर्च करना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये कहीं पर भी एक सांसद या फिर एक इस पैसे को खर्च कर सकता है। रिवाइज गाइडलाइंस 2023 MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. The guidelines aims to broaden the scope and enhance the efficiency of scheme to match the changing community needs. तो 2023 में Ministry of Statistics and Program Implementation ने क्या लाया, रिवाइज्ड गाइडलाइंस लेकर आई। रिवाइज्ड गाइडलाइंस में क्या बोला, है ना, ताकि क्या हो सके, पैसे का अच्छे से यूज़ कर सके और, है ना, नई इफिशियंसी पे मनी की इफिशियंसी को इन्हांस कर सके, है ना। और चेंजिंग जो समय के साथ, है ना, कुछ चीज़ नई चीज़ें उसमें ऐड की, है ना, ठीक है। परमिसिबल वर्क्स, क्या क्या परमिसिबल वर्क्स है ना, क्या क्या काम करवा सकता है एक सांसद, ठीक है, अपने एरिया में। बिल्डिंग्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एंड पार्क्स, है ना, तो ये सारी चीज़ें बनवा सकता है। बिल्डिंग्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स एंड पार्क्स, ये सारी चीज़ें एक सांसद बनवा सकता है अपने एरिया में। पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक कन्वीनियंसेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, है ना। पब्लिक कन्वीनियंसेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है एक सांसद अपने एरिया में। हेल्थ एंड एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन,
है ना। पब्लिक हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन पे खर्च कर सकता है एक सांसद, है ना, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर भी खर्च कर सकता है एक सांसद। इरिगेशन, ड्रेनेज, फूड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, फार्मर वेलफेयर, ये सारे काम एक सांसद कर सकता है अपने एरिया में। एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज, रोड्स, ब्रिजेस एंड पाथवेज, है ना। एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एनर्जी सप्लाई के लिए कोई प्लांट वगैरह बनवा सकता है, रेलवेज बनवा सकता है, रोड्स बनवा सकता है, ब्रिजेस एंड पाथवेज। इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। सपोर्ट फॉर डिफरेंशियली एबल्ड, प्रोवाइडिंग प्रोस्थेटिक्स, व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड हियरिंग एड्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड हियरिंग एड्स, ठीक है। मूवेबल एसेट्स, रिपेयर एंड इनोवेशन ऑफ न्यू मूवेबल एसेट्स, है ना। इन रिपेयर और रिनोवेशन करवा सकता है इमूवेबल असेट्स के। नॉन परमिसिबल वर्क्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एक्सेप्ट फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन फॉर पेयरिंग विद CSR, है ना। तो क्या कर सकता है अब, नॉन परमिसिबल वर्क्स, ऐसे काम जो जिसको हम लोग हिंदी में सांसद निधि बोलते हैं, इसको हम लोग नहीं करवा सकता। क्या नहीं करवा सकता? रेसिडेंशियल बिल्डिंग, है ना, रेसिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बनवा सकता, ठीक है। डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स के लिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं बनवा सकता, ठीक है। सॉरी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनवा सकता, पर डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए बनवा सकता है ना, ठीक है। साथ ही में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, ग्रांट्स, लोन्स, कंट्रीब्यूशन टू एनी रिलीफ फंड, है ना। ग्रांट्स नहीं दे सकता, लोन्स नहीं दे सकता किसी को, किसी भी रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सेंटर, स्टेट और यूटी के किसी भी रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। लैंड एंड रिलीजियस आइटम, है ना, लैंड्स और रिलीजियस आइटम्स में खर्च नहीं कर सकता। एक्विजिशन ऑफ लैंड, जमीन खरीदने के लिए, कमेमोरेटिव वर्क करने के लिए, है ना, ठीक है। हम लोग सर्च करते हैं कमेमोरेटिव वर्क का मीनिंग। Commemorative work is a physical object such as statue, monument, sculpture, plaque और लैंडस्केप फीचर, है ना। तो कमेमोरेटिव वर्क करने के लिए, ठीक है, कमेमोरेटिव वर्क करने के लिए खर्च नहीं कर सकता है कोई भी सांसद, कमेमोरेटिव वर्क करने के लिए नहीं खर्च कर सकता, है ना। मतलब कहने का मतलब इस स्कल्पचर बनवाने के लिए, मूर्ति बनवाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए खर्च नहीं कर सकता है ना। वर्क ऑफ रिलीजियस नेचर इनसाइड रिलीजियस प्रेमाइसेस, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्वागत द्वार, वेलकम गेट्स, है ना। रिलीजियस नेचर के वर्क्स, है ना, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं करवा सकता। कैसे कहने का मतलब, स्वागत द्वार, वेलकम गेट्स वगैरह बनवाने के लिए। साथ ही में लोकेशन रिस्ट्रिक्शंस, वर्क इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, है ना, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में कोई काम नहीं करवा सकता है। ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनी काइंड, है ना। तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनी काइंड, ठीक है। इसका भी हम लोग मीनिंग सर्च कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनी काइंड, है ना। Operating maintenance recurring ongoing essential cost required to keep business projects and assets functioning and daily, monthly, annual basis, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग, इस पॉइंट ऑपरेटिंग, मेंटेनेंस एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनी काइंड का मीनिंग ये होता है कि, है ना, कि किस पैसा जो है वो किसी भी पहले से जो बिजनेस चल रहा है या फिर पहले से जो कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है और उसके मेंटेनेंस में और ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि सांसद निधि से वो सांसद के पास गए और सांसद निधि से सांसद ने डोनेट कर दिया कि ठीक है तुम्हारे को 1 करोड़ दिया तुम वापरो, है ना। कोई बिजनेसमैन है उसको दिक्कत आ रही है और वहाँ पर, है ना, खर्च कर दिया, ठीक है। असेट शेयरिंग, नेमिंग एनी एसेट्स एनी आफ्टर एनी पर्सन लिविंग और डेड, है ना। किसी भी पर्सन जिंदा हो या मरा हुआ उसके नाम पे कोई एसेट्स नहीं खरीद सकता है कोई सांसद निधि से। एक्सेसिबिलिटी, इट इज मैंडेटरी दैट ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल कम्युनिटी एसेट्स क्रिएटेड आर फ्रेंडली टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, है ना,
ठीक है, सारे जो कुछ भी इमूवेबल और इमूवेबल या फिर मूवेबल असेट्स अगर सांसद निधि से कोई सांसद क्रिएट कर रहा है तो वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो चीज़ यूजेबल होना चाहिए किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी यूजेबल होना चाहिए। मान लो कोई उसने भवन बनवाया तो भवन में क्या है, मतलब एक डिसेबल लोगों के लिए रैंप भी होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, है ना। स्पेशल प्रोविजंस फॉर एससीज एंड एसटीज, एससीज और एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन है। एटलीस्ट 15% ऑफ फर्स्ट मस्ट बी स्पेंड इन एरियाज इनहेबिटेड बाय शेड्यूल कास्ट, है ना। 15% फंड जो है गवर्नमेंट का कहाँ पर खर्च होना चाहिए, एससीज में खर्च, एससीज है ना, ऐसे एरियाज में जहाँ पर एससीज रहते हैं वहाँ पर खर्च होना चाहिए। एटलीस्ट 7.5% मस्ट बी स्पेंड इन एरियाज इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल ट्राइब्स। 7.5%, है ना, मतलब एक कोई सांसद है तो उसमें 15% फंड वहां पर खर्च होना चाहिए जहां पर क्या शेड्यूल कास्ट रहते हो। 7.5% फंड वहां पर खर्च होना चाहिए जहां पर शेड्यूल ट्राइब्स मतलब आदिवासी रहते हो। फॉर राज्यसभा एमपीज, इफ देयर चूजन स्टेट डजंट हैव एसटी पॉपुलेशन, द फंड्स कैन बी यूज्ड इन एससीज एरियाज, है ना। अगर राज्यसभा एमपी हो, राज्यसभा एमपीज को भी ये मिलते हैं 5 करोड़ रुपए, तो वो क्या कर सकते हैं, मान लो कि उनके एरिया में एसटी पॉपुलेशन नहीं है ना, तो वो एसीज के लिए भी ऐसी जगह पर यूज कर सकते हैं। जो बचा हुआ जो फंड है ना, जैसे मान लो 7.5% अगर उनके एरिया में एसटीज नहीं है और 7.5% को खर्च करना है तो वो एसटीज के लिए भी यूज कर सकता है, ठीक है। फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ लोकसभा मेंबर इज इनसफिशिएंट एसटी पॉपुलेशन, द फंड टू बी यूटिलाइज्ड इन एरियाज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय एसटीज, है ना। अगर किसी एरिया लोकसभा के में भी अगर किसी एरिया में एसटी पॉपुलेशन नहीं है तो उसको कहाँ खर्च करना है, वो उसके हिस्से का फंड 7.5% एससी पॉपुलेशन के लिए भी खर्च कर सकता है। डिजिटल ट्रैकिंग, ऑल द प्रोसेसेस विल ऑपरेट थ्रू वेब पोर्टल, सारे जो प्रोसेसेस है वो किसके थ्रू ऑपरेट होगी, वेब पोर्टल के थ्रू। प्रोवाइड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, है ना। तो जितना भी पैसा खर्च हुआ, कहाँ पर खर्च हुआ, कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, ये सारा कहाँ पर वेब पोर्टल पे डिजिटलाइज होकर पूरा दिखेगा वहाँ पर, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जवाबदेही रहेगी और इफिशिएंसी क्या है, इम्प्रूव्ड इफिशिएंसी रहेगी। स्टेट प्लान्स, है ना। अब देखो हम लोगों ने इसके पहले नेशनल प्लान्स के बारे में सर्च किया, अब हम लोग स्टेट प्लान के बारे में सर्च करेंगे। स्टेट ने भी प्लानिंग करी थी, ठीक है ना। स्टेट्स ने भी 1961 के बाद प्लानिंग करना स्टार्ट किया। स्टेट बिगेन पैरेलल प्लानिंग इन 1961 एंड वुड लॉन्च देयर ओन 5 ईयर प्लान्स एडवाइज्ड बाय स्टेट प्लानिंग बोर्ड कमीशंस। तो 1961 के बाद क्या किया, स्टेट्स ने भी अपने प्लान्स लॉन्च कर दिए, है ना। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट प्लानिंग बोर्ड कमीशन। ये क्या करेगा, स्टेट प्लान्स को स्टेट में प्लानिंग करेगा, ठीक है। फंडिंग एंड चैलेंजेस, until the late 1960s state plans were difficult to implement due to lack of funding। 1960s तक क्या था, स्टेट प्लान्स क्या था, इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि फंडिंग नहीं थी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, ठीक है। In era of reforms, states have become better at the implementation. District planning now operates under the overall guidelines of the state plans। तो जैसे स्टेट की प्लानिंग है तो डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट के प्लान के साथ साथ अच्छे से काम करने की कोशिश करते हैं, है ना। स्टेट्स हैव बिकम बेटर एट इम्प्लीमेंटेशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग नाउ ऑपरेट्स अंडर द ओवरऑल गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट प्लान्स। तो स्टेट्स के ओवरऑल गाइडलाइंस के अंदर कौन काम करता है, डिस्ट्रिक्ट प्लान, डिस्ट्रिक्ट भी काम करता है। Programs and schemes, the government of India has launched two category of schemes over time, centrally sector schemes और central sponsored scheme, है ना। तो programs और schemes गवर्नमेंट ने दो लॉन्च किए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पूरी स्कीम रहेगी, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंट्रली गवर्नमेंट क्या कर देगी, सिर्फ स्पॉन्सर कर देगी, मतलब इन स्कीम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी, सिर्फ सपोर्ट कर देगी। These are launched and fully financed by the central government on the items in the union list, है ना। These are launched and fully financed by the central governments on the items in the union list, है ना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स है जो फुली फाइनेंस कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना, ऑन द आइटम्स इन द यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं उसके लिए करती है। वाइल द सेंटर प्रोवाइड्स द फंडिंग, दिस स्कीम्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स, है ना। तो सेंटर क्या करती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, while the center provides funding, these schemes are implemented by states।
ये स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट्स करती है। सेंट्रल क्या प्रोवाइड करती है? फंडिंग प्रोवाइड करती है। स्टेट्स क्या करती है? इनको इम्प्लीमेंट करती है। To prevent overlapping and improve monitoring and evaluation, the schemes were restructured from 1500 to 300 as per the Union Budget 2016-17, है ना। अब क्या होगा कि बहुत सारी स्कीम्स क्या हो जाएगी? ओवरलैप कर जाएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी स्कीम में काम कर रही है, चीज़ में काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी चीज़ में काम कर रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको रीस्ट्रक्चर कर दिया, है ना, कि डबल डबल एक ही चीज़ पे काम नहीं होना चाहिए। तो ये स्कीम्स कितनी थी? 1500 थी, होते होते कितनी हो गई? 300 हो गई। मतलब इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने रीस्ट्रक्चर करके कम कर दिया उनको, उन स्कीम्स को, एज पर यूनियन बजट 2016-17। किसके हिसाब से? 2016-17 के यूनियन बजट के हिसाब से। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, दिस स्कीम्स आर लॉन्च्ड एंड पार्शियली फाइनेंस्ड बाय द सेंटर ऑन आइटम्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट बट इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स ना। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर करना मतलब क्या करना? किसी चीज़ को सिर्फ ऊपर ऊपर सपोर्ट कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, स्पॉन्सर करना। तो ये जो स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या है? सेंटर सिर्फ स्पॉन्सर कर देती है, मतलब सपोर्ट कर देती है, बाकी लागू किसको करनी होती है? लागू किसको करनी होती है? स्टेट गवर्नमेंट्स को। पार्शियली फाइनेंस्ड बाय सेंटर्स ऑन आइटम्स फ्रॉम स्टेट लिस्ट, है ना। तो स्टेट के अधिकार के अंडर में जो आइटम्स आते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनेंस कर देती है ना, सपोर्ट, फाइनेंशियली पैसे का सपोर्ट कर देती है, ठीक है। पर लागू किसको करनी होती है स्कीम्स? स्टेट गवर्नमेंट को ही लागू करनी होती है। इन 2011 एन एक्सपर्ट कमिटी लेड बाय बीके चतुर्वेदी, member of planning commission, advised restructuring of existing 137 scheme into 60 schemes for the 12th 5-year plan 2012-17। तो क्या हुआ? 2011 में एक एक्सपर्ट कमेटी थी, है ना, उसका हेड कौन था? बी के चतुर्वेदी, है ना। उन्होंने क्या एडवाइस किया था कि एग्जिस्टिंग 137 स्कीम, अभी जो 130, उस टाइम पर जो 137 स्कीम्स चल रही थी उनको रीस्ट्रक्चर करके कितनी स्कीम्स बना देना चाहिए, है ना, 66 स्कीम्स बना देना चाहिए। कितनी स्कीम्स बना देना चाहिए? 66 स्कीम्स बना देना चाहिए फॉर 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान में क्या करना चाहिए उसको? 137 स्कीम्स को 66 स्कीम्स बना देना था। The main goal of the restructuring were to prevent overlapping expenditures, improve impact and visibility। तो मेन गोल क्या था restructuring का? है ना, ओवरलैपिंग, है ना, प्रिवेंट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बंद करना थी, ठीक है। ओवरलैपिंग एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स में जो ओवरलैपिंग, मतलब सेंटर भी उसी चीज़ में पैसा खर्च कर रहा है, स्टेट भी उसी चीज़ में पैसा खर्च कर रहा है, ठीक है। या फिर सेंटर की दो अलग अलग योजनाएं एक ही चीज़ में पैसा खर्च कर रही है, तो उसको बंद करना था। इम्प्रूव इम्पैक्ट एंड विजिबिलिटी, है ना, इम्पैक्ट और विजिबिलिटी क्या करना है? मतलब दिखे, काम होता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, वो इम्प्रूव करना। प्रोवाइड स्टेट्स विद मोर फ्लेक्सिबल इन इम्प्लीमेंटेशन, है ना, स्टेट्स को क्या है? इम्प्लीमेंटेशन में और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाना, ठीक है, अच्छे से स्टेट्स। अब दो अगर मिनिस्ट्री है, दोनों सेम काम कर रही है और दोनों सेम ऑर्डर कर रही है ऊपर से, तो क्या होगा? स्टेट को भी उस स्कीम को लागू करने में बहुत दिक्कत आएगी। पर जब क्या होता है ना, जब एक ही स्कीम होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर करके एक ही स्कीम बना देती है, तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो पंचायती राज होता है उनको भी क्या होता है? लागू करने में, स्कीम्स को लागू करने में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। फर्दर रेशनलाइजेशन, इन 2015-16 दिस सिक्स स्कीम वर फर्दर rationalized into 50 and into 28 umbrella schemes in 2016-17। तो ये जो 137 स्कीम्स थी पहले की, इसको कितना 66 बनाया, ठीक है। अब 66 को 2015-16 आते आते कितना कर दिया? 50 स्कीम्स में कन्वर्ट कर दिया। और 2016-17 आते आते कितना कर दिया इसको? 28 अम्ब्रेला स्कीम्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो 137 योजनाएं चल रही थी उसको पहले 66 में करा, 66 से 50 में करा, और 50 में आते आते 2016-17 में 28 अम्ब्रेला स्कीम्स में कन्वर्ट कर दिया इसको, ठीक है। एज पर द इंटरिम बजट ऑफ 2014-24-25 37 स्कीम्स आर करंटली इन ऑपरेशन। तो 2025-26 के बजट के हिसाब से कितनी स्कीम्स चल रही है? 37 स्कीम्स चल रही है ना। 6 कोर ऑफ स्कीम्स, 6 कोर ऑफ कोर स्कीम्स, है ना, और उसमें 6 क्या है? कोर ऑफ कोर स्कीम्स है, मतलब, है ना, कोर स्कीम्स की भी कोर स्कीम्स है। दीज आर सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन स्कीम्स लाइक मनरेगास, ठीक है। तो ये कौन सी है? ठीक है, ये जो है ना,
जो स्पेशल प्रोटेक्शन और इंक्लूजन स्कीम्स है, जो 6 कोर ऑफ कोर स्कीम्स है, ये सोशल प्रोटेक्शन एंड इंक्लूजन स्कीम्स है, लाइक मनरेगास। 31 कोर स्कीम्स, दिस इंक्लूड मेजर इनिशिएटिव्स बाय PMAY एंड जल जीवन मिशन, है ना। 31 क्या है कोर स्कीम्स, मतलब 37 स्कीम्स में 6 कोर स्कीम्स है, और उसमें भी 31 क्या है 6 कोर ऑफ कोर स्कीम्स है, और 31 क्या है कोर स्कीम्स है। These include major initiatives like PMAY जल जीवन मिशन, है ना। तो इसमें इनिशिएटिव्स कैसे कैसे इनिशिएटिव्स है, PMAY है, जल जीवन मिशन है, ये सारे इनिशिएटिव्स इसके अंडर में है। फंडिंग रेशियोज, फाइनेंस्ड बाय सेंटर एंड स्टेट्स इन रेशियोज ऑफ 60-40 एंड 50-50, है ना। फंडिंग कैसी आती है इसकी, 60-40 जो है, 60-40 है सेंटर, है ना, 60-40 एंड 50-50 रिस्पेक्टिवली। बहुत सारी स्कीम्स जो होती है कोर, जो कोर ऑफ कोर स्कीम्स है वो 60-40, मतलब 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है, और 31 कोर स्कीम्स का पैसा 50% 50-50 होता है, मतलब सेंट्रल 50% पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट 50% पैसा देती है। इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, किसमें किसके केस में, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे 60-40 और 50-50, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन रेशियो ऑफ 90-10 इन एंड 80-20 इन रिस्पेक्टिवली, है ना। नॉर्दर्न स्टेट्स के, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या होता है 90-10 और 80-20 होता है, मतलब 90% और 10% फंडिंग होती है, और 80% और 20% फंडिंग होती है, किसकी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। एंड यूटीज 100% बाय सेंटर, और यूटी में क्या होता है 100% सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फंडिंग करती है ना। सीधी सीधी बात है, न सारे बचे सारे स्टेट्स के लिए 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट, है ना। कोर ऑफ कोर स्कीम के लिए 50-50, 31 कोर स्कीम्स जो है उनके लिए 50-50% होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 90-10 रहता है, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और 80-20 रहता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या है 100% फंडिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। अब मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड implementation and timely course correction of plans and schemes, the government had put in place a proper scheme of monitoring and evaluation, है ना। तो for performance oriented implementation and timely course of correction of plans and schemes, the government has put in place a proper system of monitoring and evaluation, है ना। योजनाएं सही टाइम पर इम्प्लीमेंट हो जाए, है ना। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इम्प्लीमेंटेशन, सही उसकी जो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए योजनाओं की, है ना, और सही टाइम पे वो योजनाएं इम्प्लीमेंट हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट एक प्रॉपर सिस्टम लेकर आई, क्या, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का गवर्नमेंट क्या लेकर आई, एक प्रॉपर सिस्टम लेके आई, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर में है उस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन की, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द सेंट्रल प्लान्स इज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नीति आयोग, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्लान्स की जो योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसके पास है, नीति आयोग के पास। उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसके पास है, नीति आयोग के पास, DMEO। The monitoring and evaluation responsibility of schemes of today rests with the development monitoring evaluation office, है ना। मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आज की है, आज के टाइम में, है ना, वो किसके हाथ में है, स्टूडेंट रेस्ट विद द डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस, है ना। तो ये ऑफिस एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंडर में है ना। इट इज अटैच्ड विद द ऑफिस ऑफ नीति आयोग, है ना। तो नीति आयोग के ऑफिस से अटैच्ड है, विच वाज सेट अप इन 2015 बाय मर्जिंग टू एग्जिस्टिंग एमी बॉडीज, है ना, ठीक है। तो 2015 में बनाया था ये ऑफिस, कौन सा, डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, है ना, इसको नीति आयोग से अटैच्ड है। इसको क्या बनाया था 2015 में, पुराने दो ऑफिसेस को इंक्लूड करने के लिए, मर्ज करके पुराने दो ऑफिस को मर्ज करके बनाया था, ठीक है, इसको इस ऑफिस को, ठीक है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑफिस थे वो, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम 1952 में सेटअप हुआ था, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑफिस कब सेटअप हुआ था, 1952 में। इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस,
इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, ये कब सेटअप हुआ था? 2014 में। इन दोनों को मर्ज करके कौन सा ऑफिस बना था? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस, है ना। अब इसके अंदर में क्या है? ठीक है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन स्कीम्स का जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन है इसके अंडर में है। ठीक है, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, है ना, जो क्या है नीति आयोग से कनेक्टेड है। नीति आयोग के हाथ में क्या है? मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन है। ठीक है, देखो स्कीम्स का जो मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन है वो किसके अंडर में है? नीति आयोग के अंडर में। अब नीति आयोग में भी कौन सा ऑफिस है? तो कौन सा ऑफिस है? DMEO, डिपार्टमेंट ऑफ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफिस, जो सेटअप हुआ था 2015 में। ठीक है ना। पुराने दो ऑफिस जो थे, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1952 और इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, इन दोनों को मर्ज करके बनाया था क्या? DMEO। अब देखो यहाँ पर विजन एंड सिनेरियो प्लानिंग। ठीक है, तो हम लोग ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा जा रहा है तो हम लोग ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।